हेलो एवरीवन। आज के एनटी यूजीसी नेट के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर 1 के अंदर हायर एजुकेशन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपके सामने मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूं इनको हम लोग आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो भाई अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी की यूट्यूब चैनल को, स्पेशली लाइब्रेरी साइंस के चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है डायरेक्ट जो है अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक तरफ क्वेश्चन आपके इंग्लिश में है, एक तरफ हिंदी में है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा जिस भाषा में आपको देखना है। मैंने दोनों भाषाओं के अंदर जिस हिसाब से आपके पेपर में आते हैं उनको हमने प्रेजेंट किया है। तो आइए इन क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग आपके सामने देखते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है कि जो आइडेंटिफाई द नीति आयोग 3-year एक्शन एजेंडा आइटम रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन, यानी उच्च शिक्षा के क्षेत्र के अंदर नीति आयोग के पहले 3 वर्षों का जो एजेंडा है वो क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑटोनॉमी फॉर टॉप कॉलेजेस, यानी शीर्ष कॉलेजों की स्वायत्तता को के ऊपर बात की जा रही है। रिफॉर्म ऑफ द रेगुलेटरी सिस्टम, यानी नियामक जो प्रणाली, यानी जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर रिफॉर्म लेके आना। इस्टेब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट एंड स्कॉलर स्पेसिफिक रिसर्च ग्रांट, यानी जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, यानी जो हमारे यहाँ पर ऐसे सिस्टम को आगे बढ़ाना जिसमें प्रोजेक्ट रिलेटेड जो स्कॉलर है उसके स्पेसिफिक जो रिसर्च है उसको ग्रांट देना, यानी उस पर मनी देना, उसको अनुदान देना। ठीक है। प्रमोशन ऑफ रिसर्च कल्चर, तो ये जो है रिसर्च कल्चर प्रमोशन जो पहले 3 वर्षों में नहीं है। ठीक है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये भी नहीं है। तो स्टार्टिंग के जो 3 हैं, ये जो स्टार्टिंग के पहले 3 जो हैं ये हमारी नीति आयोग के पहले 3-year एक्शन प्लान है अंतर्गत, उच्च शिक्षा के अंतर्गत। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो हैं ये जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो प्लीज मार्क फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट रिलेटेड, यानी देखो क्या होता है ना कि किसी भी तरह के रिसर्च को लाने से पहले अब जो हमारी नीति आयोग है वो ये कह रही है कि पहले हम लोग जो है वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे उस पर्टिकुलर संस्था के अंदर, और उस संस्था के अंदर हम लोग स्कॉलर यानी जो भी हमारा विद्यार्थी होगा उसको लेकर आएंगे, और जो विद्यार्थी कार्य को अच्छा करेगा तभी उसके कार्य को हम आगे जो है कंटिन्यूस, यानी उसको प्रोग्रेस करेंगे। तो उसके हिसाब से जो है जो ग्रांट मिलेगा, अनुदान मिलेगा, वो जो है वो स्पेसिफिक वर्क के अंदर हमें उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है। तो प्लीज मार्क फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जैसा करेक्ट, यानी फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द बेसिस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ योगा एंड टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज, यानी इसके किसके अंतर्गत, इनमें से किसके अंतर्गत जो है योग को टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज के अंदर, यानी जो शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अंतर्गत योग शिक्षा को जोड़ा गया है, ये हमें बताना है। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन यानी 1986, यानी शिक्षा की जो राष्ट्रीय नीति 1968 के अंतर्गत, 86 के अंतर्गत, 2012 के अंतर्गत, या फिर 2019 के अंतर्गत, ये हमें बताना है। तो देखिए जो योग शिक्षा है उस योग शिक्षा के अंतर्गत जो है अगर आप देखें तो 1986 के अंतर्गत जो है ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रहा है। तो प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। जो नेशनल पॉलिसी और एजुकेशन है 1986 की, उसके अंतर्गत जो है पाठ्यक्रमों के अंदर टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज के अंदर योग को जोड़ा गया था। ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, यानी इनमें से जो है नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी उसको उस संस्था का रिलेटेड जो एक्ट है वो पार्लियामेंट में नहीं पास हुआ, यानी उससे रिलेटेड उसका लॉ नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब होता है गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है, गैर
संवैधानिक निकाय, तो ये हमें बताना है। तो अब आपके सामने जो ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई, तो इसको पार्लियामेंट में पास किया गया, तो ये भी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, भाई ये भी एक्ट है। बीसीआई एक्ट भी पास किया गया है पार्लियामेंट में, ये भी है। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी आरसीआई, तो ये भी है। हाँ, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेंशियल काउंसिल एनएएसी जो है ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, और यही इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो है बाकी जो तीन हैं ये एक तरह की सांविधिक निकाय है, और जो आपकी जो चौथी है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल जो है ये आपकी जो है एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। ओके, तो प्लीज मार्क फोर्थ जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर कंपोनेंट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोग्राम। अब इनमें से कौन से जो हैं नॉन ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, ये हमें बताना है। टी सोमेलियर, प्राइमरी लैंग्वेज, स्पा मैनेजमेंट, म्यूजियम साइंस, कंपैरेटिव लैंग्वेज, तो हमें ये देखना है कि इनके अंदर से कौन से जो हैं नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स में आएंगे, ठीक है। तो ये जो आपके मैं पॉइंट लगा देता हूं, जो देखो प्राइमरी लैंग्वेज ये तो आपका ट्रेडिशनल है, ये तो आपका ट्रेडिशनल है, ठीक है, ये तो नहीं आएगा। और जो आपका कंपैरेटिव लैंग्वेज है ये भी ट्रेडिशनल है, ठीक है, तो ये भी अब बाकी जो है आपके नॉन ट्रेडिशनल आएंगे। टी सोमेलियर ये है, स्पा मैनेजमेंट ये भी है, और म्यूजियम साइंस ये भी है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये जो है ये करेक्ट आंसर आएंगे। तो प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर, थर्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी यानी प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग जो है न्याय और लॉजिक के यानी जो अपने जो चीफ सेंटर थे एडवांस एंड स्पेशल स्टडी इन न्याय एंड लॉजिक वॉज, यानी कौन से थे, यानी इनमें से हमें ये बताना कि उनमें से कौन सी प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय है जो कि अपने एडवांस यानी तर्क जो अपने न्याय तर्कशास्त्र में उन्नत और विशिष्ट अध्ययन के लिए मुख्य रूप से केंद्र मानी जाती थी। जगदला यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, नदिया यूनिवर्सिटी या वल्लभी यूनिवर्सिटी आपके सामने हैं। तो एंशिएंट यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, तो इसके अंदर जो आपकी मिथिला यूनिवर्सिटी जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। काफी पुरानी यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है और उसे एक समय में न्याय और तर्क शास्त्र के ऊपर जो है उन्नत और विशिष्ट अध्ययन के रूप में माना जाता था, मुख्य केंद्र माना जाता था। सवाल नंबर 6, व्हाट आर द करेंट चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्गत क्षेत्र में वर्तमान में कौन कौन सी चुनौतियां हैं ये बतानी है। एक्सपेंशन विस्तार, इक्विटी समानता, कोष फंड, एग्जामिनेशन रिफॉर्म यानी जो हमारे परीक्षा में जो उसके परीक्षाएं में उसको सुधार, एक्सीलेंस और एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हमें करंट चैलेंजेस के बारे में बताना है, कौन कौन से इसके चैलेंजेस हैं, यानी इसकी जो हैं बोला जाए कि क्या बोले इसको, अगर हम लोग बोले तो करंट चैलेंजेस में आएंगे, यानी जो चुनौतियां हैं वो हैं आपकी, ठीक है। तो देखो एक्सपेंशन, डेफिनेटली एक्सपेंशन है। इक्विटी समानता, सभी समान नहीं है, कुछ तो बहुत हाई फाई हैं जैसे IIM है, IIT है, ट्रिपल IITs है, बाकी जो यूनिवर्सिटी का लेवल है वो उतना अच्छा नहीं है। और साथ में एक्सीलेंस यानी उत्कृष्ट लेवल की उच्च शिक्षा संस्था जो है भारत में आज भी कम देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ ये करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ जो है, तो प्लीज मार्क फोर्थ एज अ करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 7वां, विच ऑफ द मोड ऑफ एडमिशन वॉज प्रिवेलेंट इन द नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशिएंट टाइम, यानी प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है किस तरीके से प्रवेश की पद्धति थी ये बताना है। एंट्रेंस एग्जाम होता था, प्रवेश परीक्षा थी, इंटरव्यू होता था, साक्षात्कार होता था, गुड एकेडमिक क्रेडेंशियल देखते थे या पीयर डिस्कशन यानी सहकर्मी विमर्श होता था, हमें ये बताना है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इसके अंदर भी प्रवेश परीक्षा थी, ठीक है। अब वो प्रवेश परीक्षा आपके
के अंतर्गत उसमें कैसी थी ये डिपेंड करेगा, उसमें इंटरव्यू था या क्या था। बट यहाँ पर देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा हुआ करती थी। तो प्लीज मार्क 7th का फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी रिक्वायर, यानी भारत के अंदर मतलब अगर हमें अपने देश के अंदर उच्च कोटि के उच्च विश्व स्तर के विश्वविद्यालय का निर्माण करना है तो उसके लिए कौन कौन से कारक शामिल होते हैं? ऑटोनमस गवर्नेंस यानी स्वायत्त शासन, फोकस फंडिंग, कंट्रोल ओवर द इवोल्यूशन मैकेनिज्म यानी विकास तंत्र पर नियंत्रण, इंडिपेंडेंट आउटकम यानी स्वतंत्र परिणाम, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ बाय द स्टेट मशीनरी यानी जो हमारी कर्मचारियों जो राज्य जो मशीनरी है उसके अंदर जो है हमें उच्च जो उनके द्वारा जो मशीनरी है स्टेट मशीनरी द्वारा स्टाफ का अपॉइंटमेंट करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें से कौन कौन से कारक हैं जो कि उच्च कोटि के हैं? तो देखिए ऑटोनोमस गवर्नेंस चाहिए भाई, स्वायत्त गवर्नेंस होना जरूरी है, फंडिंग के बिना कार्य नहीं होगा, और चौथा है अपना इंडिपेंडेंट आउटकम, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का जो आउटकम है उसके जो बनाने का जो कारक है वो अलग अलग है। ठीक है, तो हमें इंडिपेंडेंट आउटकम चाहिए ही चाहिए। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है इसके करेक्ट आंसर हैं। तो प्लीज मार्क फोर्थ एज अ करेक्ट आंसर। फोर्थ जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following emphasize that education needs to be managed in an atmosphere of utmost intellectual rigor, serious of purpose and of freedom? ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर जो है ना ये यहाँ पे कॉमा था। ठीक है, तो हम अगर देखें तो किस के अंतर्गत जो है हमें ये बताया गया है कि जोर दिया गया था हमारी शिक्षा के अंदर कि हमें इंटेलेक्चुअल रिगर यानी जो हमें अपने शिक्षा के अंतर्गत जो उसका इंटेलेक्चुअल जो लेवल है वो किस लेवल का होना चाहिए, लोग कितने सीरियस होने चाहिए, उनके अंदर कितनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत किस पॉलिसी के अंतर्गत किया गया है? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, नीति आयोग जो कि 2017 से 18 और 2019-20 में, या फिर जो हमारी ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2019 की, किसके अंतर्गत देखा गया है? तो देखिए यहाँ पर जो सवाल है आपका ये जो 1986 की जो शिक्षा राष्ट्रीय नीति है उसके अंतर्गत देखा था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका सेकंड है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ओके, मार्क करिएगा, सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू ऑल यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी निम्नलिखित में से उन संगठनों की पहचान करें जो कि ये बताती हैं कि जितनी भी हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालय हैं उच्च कोटि के हैं और एक तरीके से नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, ये हमें बताना है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो इंडियन यूनिवर्सिटी यानी भारतीय विश्वविद्यालय का जो संघ है ये जो है ये करेक्ट है। तो प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 11, आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इंडियन एजुकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, यानी यहाँ पर हमें इनमें कुछ हमें सूची दी गई है, उनमें से हमें ये बताना है कि भारतीय शिक्षा की पारंपरिक पद्धति की विशेषता की पहचान करें। कौन कौन सी विशिष्ट पद्धति हैं हमें बताना है। डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ ट्रुथ बोथ एज मीन एंड एंड, यानी सत्य की प्रत्यक्ष धारणा को उसका साधन और अंत दोनों के रूप में। मेकिंग द एवरीथिंग ऑन ट्रस्ट, विश्वास के रूप में सब कुछ का मनाना। इवॉल्विंग ओन लर्निंग, अपनी सीखने की तरीकी जो पद्धति है उसको अलग तरीके से विकसित करना। फॉलोइंग द न्याय फिलॉसफी विद द डिडक्टिव इंडक्टिव प्रोसेस, न्याय दर्शन के साथ डिडक्टिव के साथ आगमनात्मक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। तो इसके अंदर कौन सा जो ट्रेडिशनल मेथड है इंडियन एजुकेशन के अंदर हमें ये बताना। तो याद रखिएगा ट्रेडिशनल मेथड भी होना चाहिए। तो देखिए हमें अगर देखें तो डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ ट्रुथ यानी सत्य की प्रत्यक्ष रूप से जो धारणा है वो एक तरीके का हमारा साधन भी है और वो हमारा अंत भी है। ठीक है, तो मीन भी है और एंड भी है। तो ये जो है ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा वन नेशन वन स्टैंडर्ड इज मेंशन एज द मंत्रा
टू इंश्योर द नेशनल स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, यानी एक देश और एक जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके रूप में बताया गया है 1968 की पॉलिसी में, 1986 की पॉलिसी में, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 के रूप में, जो नीति आयोग 2017-18 से और 2019 में। तो वन नेशन वन स्टैंडर्ड का कौन सा जो हमारा जो रोल है वो कहाँ बताया गया था, तो ये जो है हमारे नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये बताया गया था 2015 के अंतर्गत। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर, सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई वैल्यू, हमें यहाँ पे बतानी है कौन कौन सी वैल्यू जो है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठनात्मक के रूप में इथोस के अंदर काम में आती हैं, यानी जो उसकी एथिक्स में आती हैं। टीम वर्क इन द अप्रोच, यानी टीम दृष्टिकोण में काम करती हैं। कार्य पद्धति, कार्यों की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिव ऑफ द टास्क। चेंज इन द ग्लोबल कंटेंट, यानी वैश्विक सामग्री के परिवर्तन के रूप में। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटी इन डीलिंग विद अदर कंसर्न, दूसरों की चिंताओं को अच्छी तरह से विनम्र रूप से निपटाना। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, तो हमें यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन इथोस के बारे में बात करनी है। तो ऑर्गेनाइजेशन इथोस की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत जो है हमारी पहली वाली यानी टीम वर्क इन द अप्रोच ये आती है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ द टास्क ये भी आती है, और इसके अलावा जो हमारी दूसरों से कैसे हम लोग डील कर रहे हैं उनका जो निवारण है ये भी। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ ये आती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा डी इज अ करेक्ट आंसर, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द overreaching vision that guides the research into the social relevant area, यानी इनमें से कौन सा ऐसा हमारा विजन है जो कि ये बताता है कि हमें अपने शोध को अपने समाज से संबंधित कार्यों पे लेना चाहिए। ARILA, इम्प्रिंट, NIRF और स्वयं प्रभा। तो देखो इनकी ये एक तरह के हमारे गोल हैं और इनके फुल फॉर्म जो हैं आप मुझे ऑप्शन में बताएंगे, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है इम्प्रिंट। कौन सा है, यानी बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, नॉन ट्रेडिशनल टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजी ले एम्फेसाइज ऑन, यानी जो नॉन ट्रेडिशनल है गैर पारंपरिक शिक्षण और सीखने की जो रणनीति है वो किस पे जोर देती है, किस पे जोर देती है। स्टूडेंट नीड बेस्ड रिसोर्स मटेरियल एंड लर्निंग स्टैंडर्ड, डेवलपिंग द स्किल एटीट्यूड वैल्यूज, प्रमोटिंग द इनबॉक्स थिंकिंग प्रोसेस, लेक्चर बेस्ड मॉडल, या फिर नॉलेज को एक्वायर करना क्रिएटिविटी से। तो देखो यहां पर नॉन ट्रेडिशन की बात की गई है, यानी गैर पारंपरिक शिक्षण है। तो देखो अपने अंदर स्किल डेवलप करना, एटीट्यूड डेवलप करना, वैल्यू डेवलप करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं थी, ठीक है। तो सेकंड ये इसका करेक्ट आंसर है। साथ में नॉलेज एक्वायर करना कैसे, क्रिएटिविटी से, ठीक है। तो फिफ्थ जो है ये भी इसका करेक्ट, तो सेकंड एंड फिफ्थ ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही इसका करेक्ट आंसर। तो प्लीज मार्क 15 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 16 जो है ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट बिहाइंड द सेटिंग अप ऑफ द HEFA हायर एजुकेशन फाइनेंस, यानी HEFA यानी हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी इज टू प्रोवाइड द फाइनेंस सपोर्ट फॉर, यानी जो हमारी भारतीय सरकार है, भारत सरकार है, वो उन्होंने HEFA नाम की संस्था बनाई है, उसके पीछे और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कारण है? इंप्रूवमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्राइमरी इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री, देश की जो प्रमुख संस्थाएं हैं उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करना। रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ फैकल्टीज, जो हमारे जो शोध के जो प्रोजेक्ट हैं यानी उनकी परियोजना को आगे बढ़ाना। रिसर्च कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी, भारत और जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है उनके बीच में कोलैबोरेट करना, उन्हें आपस में अनुसंधान सहयोग। और रिसर्च कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री, यानी जो संस्थाएं हैं और उद्योग हैं उनके बीच में कोलैबोरेटिव स्टडी करना, ठीक है, उनमें भी कोलैबोरेशन बढ़ाना। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट है, यानी हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, यानी अपने जहाँ पे भी बड़े बड़े संस्थान हैं हमारे देश में उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड करना और जिससे
वहाँ के जो इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ सके। ठीक है, तो मतलब इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ सके, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट है। तो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आपके सामने दो कथन है, आपको ये बताना है अभी कथन है और कारण है, तो क्या अभी कथन सही है और कारण उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है। पहला सवाल, कंसिडरिंग द हायर एजुकेशन एज अ नॉन प्रायोरिटी फॉर द स्टेट इज लिंक्ड टू द विड्रॉल ऑफ पब्लिक फंडिंग टू इट, यानी जो हायर एजुकेशन है और जो उसकी नॉन प्रायोरिटी है स्टेट की, क्या वो विड्रॉ मतलब फंडिंग प्रोवाइड करती है। द प्रेशर ऑफ फ्री इंटरप्राइज सिस्टम इन दिस रिगार्ड इज एन अटेम्प्ट टू एक्सपेंड देयर एजुकेशनल मार्केट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट है, अगर आप बात करें तो इसमें जो करेक्ट कथन है वो आपका पहला है। ठीक है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो हायर एजुकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं उसकी जो नॉन प्रायोरिटी है, जो नॉन प्रायोरिटी है स्टेट के लिए, उसको हम लोग जो है वहाँ से पब्लिक फंड को निकाल दें, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। जिस हायर उच्च संस्था का कोई कारण ही नहीं है तो वहाँ से पब्लिक फंड का यहाँ पे यूज़ होना ही नहीं चाहिए, और केवल वहीं पे लेके उसी तरह की संस्थाओं को अपने यहाँ पे लेके आना चाहिए, एजुकेशन के लिए आना चाहिए, जो कि एजुकेशन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। An institution desire of applying for deemed to be university status must have been existent for at least, यानी जो ऐसी संस्थाएं जो अपने को डीम्ड यूनिवर्सिटी में लेके आना चाहती हैं उन्हें कितने वर्ष तक कम से कम एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, उनका अस्तित्व में होना चाहिए। 5 साल, 10 साल, 20 साल या 25 साल। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर वो 20 ईयर्स है, यानी जो भी संस्था अपने को डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस में बदलना चाहती है उसे कम से कम 20 वर्षों तक कार्य में उनका अस्तित्व होना उनका अति आवश्यक है। ठीक है, करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है केवल 18 सवाल देखेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है ना, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का, और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स आपके लिए। और किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।